आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट.व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज इसमें हम अध्ययन करेंगे स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। तो टुडे स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अध्ययन करने से पहले हमने पिछली क्लास में ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया है, उसकी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। किसी वस्तु की ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जो ऊर्जा होती है वो भी एक प्रकार का कार्य ही होता है। जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को मैंने उठाने के लिए कार्य किया। अब ये कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। जैसे मैं इस पेन को छोड़ूंगा, ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करेगा। मैंने इस मार्कर की स्थिति में परिवर्तन करके कार्य किया, ये कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करेगा। अर्थात मैंने इसकी स्थिति में परिवर्तन किया तो इसमें कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जो इसे प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा कार्य की कुल मात्रा है। चूंकि ऊर्जा कार्य की कुल मात्रा है, अतः यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ये अपना पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ऊर्जा कार्य की कुल मात्रा है, अतः कार्य एक अदिश राशि है, अतः ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। इसका विमीय सूत्र कार्य हम जानते हैं, बल इंटू विस्थापन, और विस्थापन बराबर होता है MAS। M का मतलब A, इसका मतलब LT-2, विस्थापन का L, तो बीम हो जाएगी M1L²T-2। ये हमने टॉपिक नंबर 2 में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया हुआ है, इसलिए मैं इसमें डिटेल्स में बताकर डायरेक्ट बता रहा हूँ। कार्य की बीमा होती है M1L2T-2। अतः ऊर्जा का विमीय सूत्र कार्य और बल आघूर्ण के समान होता है। बल आघूर्ण के समान होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा का विमीय सूत्र निम्न में से किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर, ये बल आघूर्ण के बराबर। यदि ये बात आपको याद रहती है तो आप
इस प्रश्न का 100% सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरा है मात्रक। एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, और इन दोनों में रिलेशन होता है 1 जूल इजिकल टू 10⁷ अर्ग। प्रायोगिक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, किलोवाट घंटा, और कैलोरी, ये इसके होते हैं प्रायोगिक मात्रक। इनमें संबंध एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻+6 जूल, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने ऊर्जा के बारे में पिछली क्लासों में अध्ययन किया था, जिसका एक क्विक रिवीजन हमने किया। अब हम अध्ययन करेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा की आज तक किसी बुक में कोई परिभाषा नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। जो कार्य होता है वही क्या होती है, ऊर्जा होती है, ये हमने अभी पढ़ा। और जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम 2 प्रकार से गणना करते हैं, एक तो स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा और एक विन्यास के कारण स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के लिए स्थितिज ऊर्जा और दूसरा अभिविन्यास के लिए स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी कण या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो जो किया गया कार्य है वो ही स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम किसी वस्तु के विन्यास में परिवर्तन करते हैं और उस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वही अभिविन्यास के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, या बताइएगा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों ही चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी वस्तु की संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति
किसी वस्तु की संरक्षी बल क्षेत्र में, किसी वस्तु की संरक्षी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास, किसी वस्तु की संरक्षी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के संरक्षी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और हमने ये देखा है कि स्थिति के लिए स्थितिज ऊर्जा और अभिविन्यास के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना हम करेंगे। स्थिति के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के लिए स्थितिज ऊर्जा गणना करेंगे, अर्थात जो संरक्षी बल है वो संरक्षी बल, देखो मैंने जब उदाहरण बताया था पिछली वीडियो में, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, स्तर विद्युत बल संरक्षी बल होता है, चुंबकीय बल संरक्षी बल होते हैं, यानी कि सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। और यहाँ पर जो हम संरक्षी बल का अध्ययन करेंगे वो करेंगे गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का, और अभिविन्यास के लिए स्थितिज ऊर्जा के लिए हम स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बता दिया है कि स्थितिज ऊर्जा नॉट डिफाइन लेवल है, किसी बुक में आज इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसका डिफाइन कार्य के रूप में किया गया है। जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक कोई क्षैतिज रेखा है जिस पर m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। इस m द्रव्यमान के पिंड को मैं h1 ऊंचाई पर ले जा रहा हूँ या h1 ऊंचाई पर ले जाकर रखता हूँ। और फिर इस m द्रव्यमान के पिंड को फिर h2 ऊंचाई पर ले जाकर रखता हूँ। तो आपकी ये ऊंचाई ये पूरी ऊंचाई है आपकी S2 और ये ऊंचाई है H1, तो ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगी S2 माइनस H1। हम ये जानते हैं कि m द्रव्यमान के पिंड का भार mg नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। यहाँ पर भी mg पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करेगा, यहाँ पर भी mg पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करेगा। यहाँ पर देखो इस पिंड और इसमें विस्थापन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर पृथ्वी केंद्र की कार्य कर रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी वही स्थिति है, बाहर बल mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, तो यहाँ भी थीटा 180 डिग्री। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी।
तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर बल इंटू विस्थापन। बल आपका mg है, विस्थापन आपका h1 है। अंतिम स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बल आपका mg है, विस्थापन h2 है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल बराबर mgh2 माइनस mgh1। और देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम लिखेंगे डेल यू। डेल क्या है? परिवर्तन को दिखाता है। डी क्या है? सूक्ष्म परिवर्तन को दिखाता है। बराबर mg इसमें कॉमन है, h2 माइनस h1। तो डेल यू बराबर आ गया mg h2 माइनस h1। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख रहे हो इस चित्र में m द्रव्यमान के पिंड को द्वितीय स्थिति से तृतीय स्थिति पर, मान लो कि स्थिति नंबर 1, ये स्थिति नंबर 2 और ये स्थिति नंबर 3, किया गया कार्य W बराबर F सदिश डॉट S सदिश बराबर Fs कोस थीटा। F बराबर mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, विस्थापन h2 माइनस h1 है, कोण कोस 180 डिग्री। देखो यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर कर रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो ये आप हो जाएगा माइनस mg h2 माइनस h1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप देखें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 वह 2 से W बराबर माइनस डेल यू या डेल यू बराबर माइनस W, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। ये आपका गणितीय फॉर्मेशन हो गया। और इसी चीज़ को मैंने हिंदी में लिख दिया है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। ये बात वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ये सिद्ध करने के लिए ही ये सब कुछ किया गया है
स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य, या डेल यू बराबर माइनस डब्लू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे स्थिति के लिए स्थिर ऊर्जा। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब मैं मार्कर को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूँ, जैसे इन मार्करों को मैं वापस छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। अब ये छोड़ने पर वापस पुनः स्थिति में आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मैंने कार्य किया वो इनमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और ये स्थिति परिवर्तन करने में मैंने कार्य किया है, तो स्थिति के लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। स्थिति के लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो माना कि मैंने एक m द्रव्यमान के पिंड को, जिसका भार mg पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, इसको मैंने h ऊंचाई पर लेके गया, तब भी इसका भार mg केंद्र की तरफ कार्य कर रहा है। इसका भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसमें विस्थापन h ऊपर की ओर हो रहा है। तो किया गया कार्य, स्थिति के लिए किया गया कार्य, स्थिति परिवर्तन में किया गया कार्य बराबर W बराबर Fs cos थीटा। Fs क्या है? mg है। h क्या है? s विस्थापन कितना हो रहा है? h, इनके बीच में एंगल लेता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। तो W बराबर आ गया mgh। और अभी अभी हमने अध्ययन किया कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। हम जानते हैं ये हो जाएगा बस समीकरण नंबर 1। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। संरक्षित बल यहाँ पर कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। संरक्षित बल गुरुत्वाकर्षण बल। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को डेल यू से दिखाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया कार्य माइनस W हो जाएगा। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर तो डेल यू बराबर माइनस माइनस mgh, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आ जाएगा mgh। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी जाएगी? mgh। और ये mgh क्या है? किसी वस्तु की जब स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो संरक्षित बल अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की स्थितिज ऊर्जा वही होती है जो किया गया कार्य होता है। अर्थात कार्य जो है ऊर्जा के रूप में दी गई वस्तु में संचित रहता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अभिविन्यास के लिए स्थितिज ऊर्जा अर्थात स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। आप ये भलीभांति जानते हैं कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन होता है, और जब हम किसी स्प्रिंग को पुश करते हैं या दबाते हैं तब भी उसकी प्रारंभिक स्थिति से परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जैसे मानो कि मेरी एक ये स्प्रिंग है, जिसको मैंने m द्रव्यमान के पिंड से बांध रखा है। इस स्थिति में x बराबर 0 है,
अर्थात ये साम्यावस्था में है। साम्यावस्था क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। अब इस स्प्रिंग को मैंने बल लगाकर खींचा, तो मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इसमें विस्थापन हुआ, माना x विस्थापन हुआ, या मानते हैं x1 विस्थापन हुआ। जैसे ही मैं यहाँ स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करेगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो विस्थापन है वो मूल स्थिति के राइट हैंड साइड में हो रहा है। जब मैं छोड़ूंगा तो बल किधर लगेगा, इसमें विस्थापन के विपरीत लगेगा। जिधर विस्थापन हो रहा है उसके विपरीत बल लगेगा। इसी प्रकार यदि आप देखो, इस स्प्रिंग को मैं पुश करूं, दबाऊं, इसकी देखो मूल स्थिति ये थी, इसमें विस्थापन जो हो रहा है, विस्थापन वो इस स्थिति में हो रहा है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसमें बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। आपने देखो जब स्प्रिंग को खींचा तो उसके विस्थापन में वृद्धि हुई और बल उसकी मूल अवस्था की ओर लगा। जब स्प्रिंग को मैंने पुश किया, दबाया या संकुचित किया या कंप्रेस किया तो स्प्रिंग मूल अवस्था से दूरी कम हुई या विस्थापन कम हुआ। जैसे ही मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है, चाहे हम स्प्रिंग को खींचें या कंप्रेस कर दबाएं, दोनों स्थितियों में जिधर हम विस्थापन करते हैं उसकी विपरीत दिशा में बल लगता है। जिधर हम विस्थापन करते हैं उसकी विपरीत दिशा में बल लगता है और इस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लगता है, जिस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। जब किसी स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो विस्थापन की विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो उसे मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है, मूल विन्यास में लाने का प्रयास करता है। उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रत्यानयन बल F है वो विस्थापन के विपरीत होता है। मैं जितना स्प्रिंग को खींचूंगा उतना ज़्यादा विस्थापन होगा, जितना ज़्यादा बल लगाऊंगा, जितनी विस्थापित करूंगा उतनी ही गति से स्प्रिंग मूल विन्यास में आने का प्रयास करेगी। जितना बल से मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा या जितना विस्थापन करूंगा उतनी ही गति से बल अपने मूल विन्यास में आने का प्रयास करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है और दिशा में विपरीत होता है।
जहाँ एफ बराबर, देखो प्रत्येक समानुपाती को तोड़ने के लिए हम नियतांक से गुणा करते हैं और यहाँ पर हम नियतांक लेंगे माइनस के, जहाँ के एक नियतांक है, जिसे प्रत्यानयन नियतांक, जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन नियतांक कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा, यह हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, ये हम जानते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि जो बल F है बराबर माइनस के एक्स। अब देखो, जो स्थिति के लिए स्थिति ऊर्जा है या अभिविन्यास के लिए स्थिति ऊर्जा है, ये एक प्रकार से परिवर्ती बल है। तो परिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य, परिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य W बराबर F dx cos थीटा। आप देखें, यदि मैंने यहाँ स्प्रिंग में विस्थापन x1 किया है और यदि यहाँ दूसरी स्थिति में स्प्रिंग को और खींच दूँ तो अब इस विस्थापन कितना हो जाएगा, प्लस x2 हो जाएगा, यानी मूल स्थिति x2 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर dx है, देखो विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कितना आएगा, F dx cos थीटा। तो W बराबर जाएगा माइनस F के एक्स dx। x1 से x2 के F dx, और F का मान क्या है, समीकरण 2 से माइनस के एक्स x1 से x2, तो माइनस के x1 से x2 x से dx, और x dx का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 x1 से x2 माइनस के x2 स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समीकरण 3, समीकरण
एक समीकरण 1 में 3 से मान रखने पर तो डेल यू बराबर हो जाएगा माइनस डब्लू माइनस और माइनस के x2 स्क्वायर बाई 2 और x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2। ये आपकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा अभिविन्यास के लिए। यदि मैं पहले विस्थापन x1 करूँ और बाद में विस्थापन x2 करूँ, मान लेता हूँ कि मैं केवल विस्थापन मूल अभिविन्यास से केवल x करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं इसमें विन्यास x2 विस्थापन नहीं करके यहाँ पर केवल x विस्थापन करूँ, मूल विन्यास x बराबर 0 से विस्थापन x करूँ, तो मेरा अर्थ क्या हो जाएगा, x1 की जगह 0 आ जाएगा और x2 की जगह x आ जाएगा। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो लिमिट है वो 0 से x2 हो जाएगी। देखो मेरे दोनों बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, यदि मैं डायरेक्ट समीकरण 4 में मान रखना चाहूँ तो मेरा x1 की जगह तो क्या हो गया 0 और x2 क्या हो गया x हो गया। x1 की जगह तो क्या हो गया 0 और x2 की जगह क्या हो गया x, राइट। तो मैं समीकरण 4 में मान रखूंगा इस स्थिति में जब केस नंबर फर्स्ट, जब x1 बराबर 0 वह x2 बराबर x हो तो समीकरण 4 से स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर के एक्स स्क्वायर बाई 2 0 स्क्वायर बाई 2, तो डेल यू बराबर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक तो मैं डायरेक्ट यूं कर लूं केस फर्स्ट करके, या दूसरा मेरा तरीका क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। केस फर्स्ट नहीं करें, इसे फर्स्ट मेथड कर लें। सेकंड मेथड मेरा क्या है, मेरी लिमिट क्या हो गई x इक्वल 0 से x, मैं x1 की जगह तो रख दूं 0। देखो बात वही है, केवल कहने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 0x, यहाँ पर भी क्या जाएगा 0x, यहाँ पर भी क्या जाएगा 0x। अब यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ x ही आएगा और यहाँ पर आएगा 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा -1/2 के एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ यदि मैं मान रखूँगा तो वो आपका क्या जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा ये 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये आपका होगी वही समीकरण मान लो 4 है, या मान लो समीकरण नंबर 5 कर लेता हूँ इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यदि मैं फर्स्ट मेथड से अभिविन्यास के लिए स्थिति ऊर्जा या स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा का अध्ययन करूं तो वह आपका डेल यू बराबर -1/k(x²) आता है। और यदि पहले x1 विस्थापन करूं और फिर बाद में x2 विस्थापन करूं तो वह आप क्या आएगा डेल यू इक्वल टू 1/2 के x2² माइनस x1², यानी पहली अंतिम स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन माइनस प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन। तो अब आप ये भली बात समझ गए होंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो नॉट डिफाइन लेवल है, परंतु जो कार्य करते हैं वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है
जब स्थिति परिवर्तन के लिए संचित होता है तो उसे कहते हैं हम स्थिति के लिए स्थितिज ऊर्जा। और विन्यास या अभिविन्यास के लिए हम जब कार्य करते हैं तो वो जो ऊर्जा में रूप में संचित होता है उसे बोलते हैं हम अभिविन्यास के लिए स्थितिज ऊर्जा। और अभिविन्यास के लिए स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए हम स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, और स्थिति के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो संरक्षी बल होते हैं उनमें संचित ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा होती है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी एक संरक्षी बल है। अब आप मेरे government.blogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।